मतलब अपन जब वेटेड रजिस्टर मेथड पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन सिर्फ जो अपना आउटपुट एनालॉग सर्किट एनालॉग आउटपुट आ रहा था उसका ओनली फॉर अपन पॉजिटिव पार्ट ही ले रहे थे, और या फिर ले रहे थे तो ओनली फॉर नेगेटिव पार्ट ले रहे थे, या तो ले रहे थे सारे पॉजिटिव एनालॉग ले रहे थे। मतलब नेगेटिव में तो अपन डिफाइन नहीं कर रहे थे उसको एनालॉग को, लेकिन अब एनालॉग का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को अपन डिफाइन करके एनालॉग सिग्नल बनाएं फ्रॉम डिजिटल डेटा, वो होता है अपना बाइपोलर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले देखो, ये है इसका बेसिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो अपना नॉर्मल यूनिपोलर जो अपन ने पढ़ा था वेटेड रजिस्टर मेथड, उसका ये नॉर्मल था, उसको नॉर्मल नाम दिया है यहाँ पे कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर ओनली गिव आउटपुट इधर, वो इधर पॉजिटिव दे सकता है या इधर नेगेटिव दे सकता है, लेकिन जो बाइपोलर होगा वो दोनों टाइप के आउटपुट देगा, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आउटपुट देगा। और वो कैसे दोनों टाइप के आउटपुट देगा वो देखो, वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, जैसे कि जब अपन नॉर्मल वाला पढ़ रहे थे तो उसमें ओनली फॉर अपना यही कर्व, इतना सा कर्व डिफाइन हो रहा था, ये वाला कर्व उसका पार्ट नहीं था यूनिपोलर का। लेकिन जब अपन ने बाइपोलर डिफाइन करा, बाइपोलर यूज़ करना शुरू किया, तो उसमें दोनों कर्व है, पॉजिटिव भी आया, देखो वी रेफरेंस पॉजिटिव भी आ रहा है और वी रेफरेंस नेगेटिव वाला भी आ रहा है। उसमें ओनली फॉर वी रेफरेंस अपन पॉजिटिव वाला ही ले रहे थे, यहाँ पे दोनों टाइप के हैं। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट आएगा। अब आउटपुट में भी देखो कैसे आ रहा है, ये पे इनपुट है, ये इनपुट अपना डिजिटल डेटा है, जो देखो 100 101 110 111, ये इनपुट डेटा की बिट्स हैं। और जो वाई एक्सिस है जहाँ पे वी रेफरेंस है, वी रेफरेंस +2 नेगेटिव, ये अपने एनालॉग आउटपुट है। और इसमें आपको ये पता चल ही रहा होगा, यहाँ की स्टेप फर्स्ट स्टेप जो है वो 1/4 की है, उसमें 1/4 ऐड किया तो 2/4 हो गया, उसमें 1/4 ऐड किया 3/4 हो गया। यानी कि यहाँ पे इसका 1/4 क्या है, रेजोल्यूशन है। पता चला, ये इसका 1/4 क्या है, रेजोल्यूशन है। और कैसे पता चला मेरे को ये रेजोल्यूशन है, तो ये देखो इस बिट से इस बिट में चेंज होने पर ये देखो इसका सिग्नल एनालॉग का इतना सा इंक्रीज हुआ, देखा, ये वाली बिट से ये वाली बिट में आया तो एक बिट का चेंज हुआ, यानी 4 से 5 हुआ। मतलब ये वेटेड करे तो ये 4 है और ये 5 है, तो एक का चेंज होने पर आउटपुट देखो कितना चेंज हुआ, आउटपुट कितना चेंज हुआ। यानी कि वही तो था रेजोल्यूशन ग्राफिक्स कि जब डिजिटल में एक बिट चेंज होती है तो आउटपुट में जो चेंजेस होते हैं वो अपना रेजोल्यूशन होता है। तो ये अपना रेजोल्यूशन है, यानी यहाँ का जो 1/4 है वो अपना रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब ऐसे मैंने इस एक्स एक्सिस पे सारे बिट्स लिए, वाई एक्सिस पे आउटपुट का जो एनालॉग का आउटपुट है वो लिया है, और दोनों टाइप से लिया है, ये ऐसा है। उसके बाद में द सर्किट डायग्राम ऑफ एन बिट। अब जो अपन ने ये तो थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस सर्किट डायग्राम से। इस सर्किट डायग्राम से मैं उस पीछे वाली थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, वो थ्योरी जो मैं बोलूँगा वही लिखी होगी। इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो ये -V रेफरेंस है, वहाँ पे ओनली फॉर +V रेफरेंस था जब अपन वेटेड रजिस्टर मेथड पढ़ते हैं यूनिपोलर वाला, ये बाइपोलर है, तो यहाँ पे -V रेफरेंस और ये वाला रहा अपना +V रेफरेंस। इन दोनों के बीच में देखो ये अपना पूरा गोलमाल हो रहा है, इन दोनों के बीच में -V रेफरेंस से +V रेफरेंस के बीच में ये सर्किट आ रहा है। अभी सर्किट की वर्किंग कैसे रहेगी, ये जो S से डिनोटेड है सब, ये Sn-1 Sn-2 Sn-3, ये जितने भी S से डिनोटेड वर्ड्स है ना, ये सब है स्विचेस। स्विचेस किस लिए यूज़ हुए हैं यहाँ पे, ये स्विच इसलिए यूज़ हुए हैं जब कभी भी यहाँ पे बिट 0 आएगी तो ये स्विच ओपन होगा, और जब कभी भी इस पे बिट 1 आएगी तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा, यानी वो V रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा। ये स्विचेस का यहाँ पे यूज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो S से डिनोटेड है वो सारे स्विचेस हैं, जैसे यहाँ पर भी है, ये भी एक स्विच है। तो स्विचेस का मतलब समझ में आ गया। और यहाँ पे ये बिट्स अपन ने इनपुट दिए, ये बिट्स है, और बिट्स का ऑर्डर भी ध्यान रखना, ऊपर B-1 से स्टार्ट किया, फिर B-2, फिर B-3, और नीचे सबसे नीचे B नोड। वेटेड क्यों इसका नाम, क्योंकि ये देखो R, ये 2R, ये वेटेड कैसे हुआ, जो मैंने वेटेड मेथड रजिस्टर वाला पढ़ा था उसमें बताया था कि वेटेड कैसे हुआ, तो वो देख लेना वीडियो, उसमें कैसे पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो जब B नोड था तो ये 2n-1 R, अंडरस्टैंड। ये इस सर्किट की वर्किंग कैसे होती है कि ये जो स्विच एस है, जब कभी भी इस पे यहाँ पे ये जो Bn-1 है, यहाँ पे अगर मान लो बिट 0 आई तो मतलब क्या होगा, ये जो स्विच है ना ये इस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ ये इस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। जब बिट 1 आएगी तो यह स्विच अपना V रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये स्विच क्लोज हो जाएगा जब 1 आएगी, तो यहाँ से फ्लो ना लग जाएगा। फ्लो किसका होगा, करंट का ही फ्लो होगा यहाँ पे, क्योंकि सर्किट तो करंट का ही बना है, करंट या वोल्टेज जो भी है वही फ्लो होगा यहाँ पे। ये इस स्विच इसकी वर्किंग थी। अब इस पे अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट पे अपन जाने से पहले
इस सर्किट को एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। वही कैलकुलेशन है जो अपन ने उसमें की थी कि यहाँ पे अपन इस वाले टर्मिनल को वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप मेरे उस से जो पार्ट 4 वाला वीडियो उसमें मैंने बताया वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने वापस नहीं बताया, वहाँ पे बता दिया कि वर्चुअल ग्राउंड जो होता है वो जो रियल नहीं होता, एज अपन अज्यूम करते हैं कि वो ग्राउंड हो रखा है। तो यहाँ का वोल्टेज आप मान सकते हैं 0 है, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज आप मान सकते हैं 0 है। तो अब देखो ये करंट इधर जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 0 वोल्टेज और ये माइनस वी रेफरेंस है, तो वोल्टेज तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ भी करंट फ्लो होगी ना। और वैसे भी अपन को यहाँ पे तो नोड लगाना है, उसे तो मतलब भी नहीं, अपन को तो यहाँ पे नोड लगाना है, यानी KCL लगाना है। तो अपन एज अज्यूम करते हैं इस नोड में से तीनों करंट निकल रही है, इस नोड से निकलने वाली तीनों करंट का सम 0 है। KCL तो ये कहता है ना, KCL किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, यहाँ से इधर गई, और इसी नोड से करंट निकल के इधर गई, और इसी नोड से करंट निकल के इधर गई। इसकी इक्वेशन अपन अब लिखेंगे। इसकी इक्वेशंस अपन कैसे लिखेंगे? तो देखो इधर जब करंट जाएगी तो मैं तो एज इसको हायर पोटेंशियल मान रहा हूँ, तो 0 माइनस और माइनस वी रेफरेंस, तो 0 माइनस ऑफ माइनस वी रेफरेंस, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बिट बी ये n-1 डिवाइड बाय अपना रेजिस्टेंस R। तो ये इस तरफ जाने वाली करंट हो गई, इस तरफ जाने वाली करंट भी ऐसे हो जाएगी 0 माइनस ऑफ माइनस वी रेफरेंस Bn-2 डिवाइड बाई 2R। ये वाली करंट हो जाएगी। ऐसे ही अपन को इन सारी करंट्स का सम लिखना है, फिर ऐसे इन सारी करंट का सम लिखना है। फिर पीछे क्या बचता है, ये वाली करंट तो अपन ऐसे लिख लेंगे। फिर इधर वाली करंट कैसे लिखेंगे? इधर वाली करंट अपन से लिख देंगे 0 माइनस वी रेफरेंस अपॉन R। ये इधर जाने वाली करंट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इसका वोल्टेज 0 और इसका पोल का वोल्टेज कितना है, वी रेफरेंस अपॉन R। तो इसका वोल्टेज अपन ऐसे लिख दिया, यानी दो करंट अपन ने निकाली। अब इधर जाने वाली करंट, वो करंट कैसे लिखेंगे अपन? वो लिख देंगे 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF फीडबैक रेजिस्टेंस। इसका अपन ऐसे लिख देंगे 0 माइनस वी नॉट अपॉन RF। तो इस टाइप से अपन को यहाँ पे तीन इक्वेशन क्या, तीन करंट मिलेगी। इन तीनों करंट का अपन सम 0 ले रहे हैं एज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी रेफरेंस Bn-1 अपॉन R प्लस 0 प्लस वी रेफरेंस Bn-2 अपॉन 2R। ऐसे ही सारी करंट्स लिखना। फिर मैं ये देता हूँ 0 माइनस वी रेफरेंस, ये जो ग्राउंड की तरफ जा रही थी ना करंट, ये वाली करंट मैंने लिखी है ये, अपॉन R प्लस, अब ये इधर जाने वाली करंट लिखिए, इधर जाने वाली करंट जो है 0 माइनस वी नोड अपॉन RF इज इक्वल्स टू टोटल करंट का सम 0 कर दिया। अब यहाँ से मेन अपना एम क्या होता है, जब किसी भी ऐसे सर्किट को अपन सोल्व करते हैं तो अपना मेन एम होता है, जब भी अपन ये DAC सर्किट को सोल्व करेंगे तो अपना मेन एम होता है कि अपन को वी नोड फाइंड करना होता है। यहाँ से अपन को वी नोड फाइंड करना होता है। तो वी नोड अपन फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ से वी नोड है, इस वी नोड को अपन 0 के उस तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो फिर वी नोड और ये RF जो है ना, मान लेते हैं मैं उसको उधर भेज दूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, मैं इसको इक्वल करके यहाँ प्लस कर देता हूँ, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर इक्वल हो जाएगा। अब ये RF इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेन आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो इसका ये बन जाएगा। फिर नहीं, ये नहीं आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो जब RF इसको मल्टीप्लाई करोगे तो RF इधर आ जाएगा और RF यहाँ पे कॉमन ले लेना इस पूरे में। अब ये इक्वेशन कैसा आई वो मैं बताता हूँ। वो इक्वेशन जो आप सोल्व करोगे उसके बाद जो एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को अपन 2n-1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2n-1 से अपन डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखो 2n-1 से अपन ने मल्टीप्लाई करा और जो डिवाइड करा अपन ने कॉमन ले लिया, और R सब में कॉमन आ रहा था, R सब में कॉमन ले लिया। अब जो 2n-1 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यहाँ पे 2n-2 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो 2R था, ऐसे आगे 4R आएगा, ऐसे आगे 8R आएगा। तो ऐसे इसकी पावर जब ये ऊपर चले जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसे इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी और एज टाइम एक n हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 0 B0 और ये RF माइनस वी रेफरेंस इंटू RF अपॉन R। जो वी R रेफरेंस है ना, जो RF रेफरेंस नहीं, R फीडबैक, वो आया था वी नोट से। तो टोटल अपना जो अब नेट आंसर जो निकल के आएगा ना, वो आंसर निकल के आएगा अपना ये अपना नेट आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे ये D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये D रिप्रेजेंट कर रहा है
डेसिमल इक्विवेलेंट, जो अपन बिट एज ए इनपुट देंगे यहाँ पे, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे ये मेज़र करेगा। तो वेयर डी इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करें कि व्हेन, ये देखो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हेन आर एफ इज इक्वल्स टू आर, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला ये हो जाएगा वी नोट इक्वल टू वी रेफरेंस डेसिमल अपॉन 2n-1 माइनस वी रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ये देखो ये रेफरेंस और ये आर जब अपन इक्वल करेंगे तो मान लो ये आर एफ और आर इक्वल है, तो ये से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यही तो बचेगा पीछे। तो ये अपन एज ए आउटपुट मान रहे वी नोट इक्वल टू वी रेफरेंस मल्टीप्लाई विद डी डिवाइड बाई 2n-1 माइनस वी रेफरेंस। अब अपन को इसके आउटपुट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन यहाँ पे 3 केस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 3 केस यहाँ पे अपन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन ऑल इनपुट्स यानी ऑल बिट्स आर जीरो, जब सारी बिट जीरो हो जाएगी तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जब सारी जीरो जीरो है, जीरो 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 है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, आउटपुट का ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो वी नोट कितना बचेगा, तो वी नोट इक्वल टू माइनस वी रेफरेंस, ये वाला ही बचेगा। यानी केस 1 में अपन ने सारी बिट्स जीरो करी, तो यही बचेगा, ये तो डेसिमल जीरो हो जाएगा, तो ओनली फॉर यही बचेगा। केस 2, व्हेन ओनली MSB 8 बिट 1। अब देखो इस केस को मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ, जब मैंने वो सर्किट डायग्राम बताया था ना, उससे मैं बताता हूँ कैसे ये कैसे रियलाइज़ हुआ। यहाँ पे वी नोट इक्वल टू माइनस वी रेफरेंस हुआ कब, जब सारी बिट 0 0 0 0 पे है, तो अपना वी नोट क्या हुआ, माइनस वी रेफरेंस। प्रूफ करो, इसको देखो, जब सारी बिट्स 0 0 पे है, तो ये देखो ये अपना माइनस वी रेफरेंस हो रहा है। आया समझ में? जब अपनी सारी बिट्स 0 0 पे है तो ये माइनस वी रेफरेंस हो रहा है, माइनस वी रेफरेंस की कुल आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही सारे केस यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं अपन। जब देखो इसने दूसरा केस क्या बनाया कि व्हेन ओनली MSB 8 बिट 1, जब अपनी ओनली MSB बिट 1 पे हो एंड रेस्ट ऑल बिट्स आर जीरो, रेस्ट और सारे क्या हो जाए जीरो। जब ओनली MSB 0 1 पे हो और बाकी सब 0 0 0 हो जाए, तो उसको अपन उसका डेसिमल इक्विवेलेंट अपन ऐसे लिख सकते हैं 2n-1। जैसे मान लो 3 बिट अपन ने ली 1 0 0, मान लो ये इनपुट दिया, तो ये इसका MSB 1 है, तो इसका नेट डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 8 होगा। वो 8 कैसे आएगा, ऐसे तो आएगा, n अपनी नंबर ऑफ बिट है, मैंने 4 4 माइनस 1 यहाँ पे करा 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 8, तो वो 8 ही आएगा यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट 8 ही आया, तो मतलब एक जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने यहाँ पे, जो डेसिमल इक्विवेलेंट है अगर अपन MSB 1 पे होगी तो 2 की पावर n-1, ये अपन उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और डिवाइड में भी 2n की पावर -1 है, यहाँ पे अपना जब मेन फॉर्मूला आया था, तो यहाँ पे देखो ये रहा डिवाइड में भी n-1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कट गए और माइनस में प्लस वी रेफरेंस और माइनस रेफरेंस कट के 0 हो गया। दैट मीन्स जब अपना सेकंड केस अपन जब एनालिसिस करते हैं, सेकंड केस एनालिसिस करते हैं, यानी कि जब ओनली अपनी MSB क्या हो 1 हो और सारे बिट्स 0 पे हो, तो अपना वी आउटपुट जो होता है वो 0 होता है, वी आउटपुट उस टाइम पे 0 होता है। और ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो जब अपनी ओनली फॉर 1 0 0 है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट इसी पे आउटपुट 0 है। जब ओनली फॉर अपनी MSB 1 पे है, अपनी MSB जो 1 पे है, तो आउटपुट 0 है। थर्ड केस क्या कहता है कि व्हेन ऑल इनपुट बिट्स आर हाई, जब अपनी सारी बिट्स हाई हो जाएगी, तो जब सारी बिट हाई हो जाती है तो अपन उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 2 की पावर n और माइनस में 1 है। जब MSB 1 पे थी और बाकी सब 0 था, तो उसमें 2 की पावर में ही n-1 था। यहाँ 2 की पावर n तो है, लेकिन माइनस नीचे में 1 है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में 1 नहीं है, ओनली फॉर अपना इस सीक्वेंस में ही 1 है, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये हो गया। ये होता है जैसे कि अपन 3 बिट है, तीनों 1 1 पे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि ये 1 1 1 है, इसका आंसर क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट 7 है, तो यहाँ पर भी देख के पुट रख के देख लो 7 ही आएगा। तो 2 की पावर 3 यानी 8, 8 माइनस 1 7, तो ये भी 7 ही देगा। यानी कि ये मैंने एज ए जनरल फॉर्मूला ले लिया इसका, तो इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे 2n-1 अपॉन 2n-1 और माइनस वी रेफरेंस। अब मैं क्या करूँगा, इस वी रेफरेंस को अंदर इस 2n से मल्टीप्लाई किया और वी रेफरेंस को इस -1 से मल्टीप्लाई करा, तो फिर दोनों पूरी इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद में इसका वी आउट होता है वी रेफरेंस, करके देखना आप, आएगा इसका आंसर ये वी रेफरेंस माइनस वी रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n-1, करके देखना आएगा आंसर। अपना करना कैसे है, वी रेफरेंस को एक बार 2n से मल्टीप्लाई करना है और वी आपको ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा, क्लियरली आएगा। फर्स्ट स्टेप में सोल्व करते ही आपका ये आंसर आ जाएगा।
उसके बाद में अपन ने ये बाइपोलर वाला पढ़ लिया। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब अपना इनपुट सारी बिट्स 0 0 पे होगी तो अपना वी आउट माइनस वी रेफरेंस होगा। जब एम एस भी 1 पे होगी और बाकी सब 0 0 पे होगी, यानी वो मिड पोजीशन होती है, उस टाइम पे अपना 0 वोल्टेज होगा। और जब अपना सारे 1 1 पे होंगे ना, हाई पोजीशन होगी, तो उस टाइम पे अपना प्लस वी रेफरेंस होगा। तो ये इस पूरे वीडियो लेक्चर का कंक्लूजन निकला। सेकंड वीडियो लेक्चर जो पार्ट 6 होगा मेरा, वो होगा R2R लेडर सर्किट पे, जो कि इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी, इसकी भी वही ड्रॉबैक्स है जो अपनी यूनिपोलर की थी। ड्रॉबैक्स इसकी भी वही है। ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, व्हेन अपन बिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेटेड है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, तो वो उसकी ड्रॉबैक है। इससे एक्यूरेसी क्या होती है? कम होती है। ये ड्रॉबैक्स को अपन कम करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए अपन R2R लेडर सर्किट का यूज़ करते हैं। R2R लेडर सर्किट मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और उसमें बेसिकली सारी चीज़ें इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।